दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे और आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे जो बीए पार्ट 1 का जो इकोनॉमी सब्सिडी विषय का जो एग्ज़ाम हुआ है उन सभी का आंसर की का मिलान करने वाले हैं। तो वीडियो को पर शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ ही आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि डैश कैपिटल किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा राइट बी हो जाएगा, मार्क्स का। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि अर्थशास्त्र की किन मूलभूत समस्याओं का अध्ययन करता है। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्पादन किसके लिए और कैसे और क्यों। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि अर्थशास्त्र में संसाधनों के सीमितता का वर्णन किसने दिया था। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, माल्थस ने दिया था। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि बाजार या विश्व के विभिन्न स्वरूप का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, वैशिष्ट अर्थशास्त्र हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को मापन का व्यवहार का अध्ययन किया। तो दोस्तों इसका आंसर जो राइट हो जाएगा ए हो जाएगा, माल्थस ने किया था। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि कीन्स के सिद्धांत का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा किया जाता है। दोस्तों उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि यूटिल इनमें से किसका माप है। तो दोस्तों इस यूटिल उपयोगिता का माप है। तो राइट इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो ये हो जाएगा, दोस्तों मार्शल ने दिया था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि सकारात्मक अर्थशास्त्र के संदर्भ में क्या सत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, जो आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उपाय को दर्शाता है। दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि मांग के लिए इनमें से कौन क्या आवश्यक तत्व है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, दुर्लभ संसाधनों का प्रबंधन का। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि किस प्रकार के वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो वो ए हो जाएगा, अनिवार्य वस्तु। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र किस ओर ढालू करता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो वो हो जाएगा वो राइट ए हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि विलासिता वस्तुओं का मांग है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, लोचदार होती है। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर अध्यापित किसका होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, आम जनता का। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि उपयोगिता की माप का जनक जान सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर राइट हो जाएगा, वस्तुओं के विनिमय के द्वारा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि तटस्थ वक्र का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मार्शल ने किया था। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि होने पर कुल स्तर लागत है। तो इसका आंसर राइट ए हो जाएगा, समान रहती है। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस लागत वक्र का आकार यू की भांति होता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा राइट डी हो जाएगा, औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, सीमांत लागत, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि मांग के लोच की माप इनमें से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अनुपातिक विधि के द्वारा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन में दिया गया कि अधिमान वक्र इनमें से किसका आकार है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अवतल का हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा के साथ क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, कम या अधिक हो सकता है, परिवर्तन नहीं हो सकता, क्रम में समान रहती तथा कम होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि ए आर किससे कहते हैं। तो दोस्तों ए आर है वो किसी वस्तु की गुणवत्ता को कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि ब्रेक इन प्रोवाइड पर है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, लागत आगम से कम होता है। उसका अगला क्वेश्चन में दिया गया है पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र है। तो दोस्तों इसका आंसर राइट बी हो जाएगा, लोचदार होता है। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका जो कथन है वो इसका आंसर
राइट ए हो जाएगा ए आर बराबर टी आर बट्टा पी। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से कौन सा कथन है वह सत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा राइट ए बी हो जाएगा। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन की आधारता में है। तो दोस्तों इसका जो आंसर राइट हो जाएगा बी हो जाएगा ए आर बट्टे ए सी। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि एकाधिकार में संतुलन की अवस्था है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ए आर बराबर ए सी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन में दिया गया कि ई डी बराबर 1। तो इसका आंसर जो समान बी हो जाएगा सामान्य वस्तु। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा किसने प्रतिभाषित किया। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो राइट ए हो जाएगा हिक्स ने किया था। उसका अगला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह सामान्य वस्तु हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि अल्पाधिकार बाजार की वह संरचना है जिसमें अनेक क्रेता विक्रेता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि यदि ई डी बराबर 0 मांग वक्र एक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा राइट सी हो जाएगा एक लंब रेखा होती है। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि मांग के लोच की माप निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि पूर्णतया लोच द्वारा मांग वक्र की मांग का लोच होता है। तो दोस्तों इसका जो होता है वह 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो अगला क्वेश्चन में दिया गया कि बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति होती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर राइट हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि एकाधिकारात्मक बाजार में सीमांत आगमन का ढाल है। तो दोस्तों इसका जो ढाल है वो ऊपर की ओर बढ़ती हुई होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि मांग की लोच का मान होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 0 से 1 के बीच होता है। तो इसका आंसर राइट ए हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष समाधि अर्थशास्त्र के दायरे में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा राष्ट्रीय आय हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर हो सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा मान्यताओं के बीच का अंतर। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि मुद्रा स्फीति और अपशिष्ट का अध्ययन का भाग है। तो दोस्तों इसका जो होगा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम उन समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो संबंधित है। तो दोस्तों क्या संबंधित है। तो इसका आंसर वो हो जाएगा राइट ए हो जाएगा बी हो जाएगा पूरी अर्थव्यवस्था से है। दोस्तों उसका अगला क्वेश्चन दोस्तों हमको नहीं दिख रहा। तो दोस्तों 46वां क्वेश्चन जो हो जाएगा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र समष्टि का अर्थशास्त्र का वर्गीकृत किया। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा स्मिथ ने किया था। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया है मुक्त बाजार शब्द क्या दर्शाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा राज्य के स्वामित्व वाले साधन। उसका अगला क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा निवेश हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन में दिया गया है पूंजी और निवेश है। तो दोस्तों यह क्या है। तो दोस्तों यह दोनों एक पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा पूंजी स्टॉक है और जबकि निवेश प्रवाह है। तो दोस्तों इसका आंसर राइट सी हो जाएगा। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाजार मूल्य का जीडीपी क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर राइट डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि पूंजी के स्टॉक में विधि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर राइट सी हो जाएगा कि पूंजी निर्माण कहा जाता है। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि शुद्ध निवेश बराबर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा राइट ए हो जाएगा सकल निवेश प्लस मूल्यह्रास हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर राइट हो जाएगा राइट ए हो जाएगा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होता है। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक स्टॉक पर क्या हो सकता है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि आय के चक्रीय प्रवाह का कारण क्या है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन। अगला क्वेश्चन में दिया गया है घरेलू उत्पाद के बराबर क्या है। तो जो दोस्तों घरेलू उत्पाद के बराबर है तो वो इसका आंसर ये हो जाएगा राष्ट्रीय उत्पाद प्लस विदेशों से कारक आय। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है शुद्ध अप्रत्यक्ष कारों का अनुपात इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा कि डी हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि राष्ट्रीय आय में शामिल है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि राष्ट्रीय आय में शामिल है। तो दोस्तों इसका जो आंसर वो सी हो जाएगा
सी हो जाएगा शेष दुनिया में भुगतान हस्तांतरण। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि बाजार मूल्य पर जीएनपी को इस प्रकार मापा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण का भुगतान नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर डी हो जाएगा वो वान हो जाएगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि डबल काउंटिंग की समस्या से बचा जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर राइट हो जाएगा वो सी हो जाएगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आय का एक कारक नहीं माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 62वां का, तो इसका आंसर राइट सी हो जाएगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि दो शास्त्रीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित शामिल किया। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा कि ए हो जाएगा परिवार फर्म है। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि अंतिम वाहन उन वस्तुओं को संबंधित करता है जिनमें उपयोगिता होने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा पूर्ण वक्रीय निवेश होगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती वस्तुओं का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है जीएनपी एमएनपी की मात्रा है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा हस्तांतरण का भुगतान हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि वितरित लाभ के रूप में क्या जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा वो सी हो जाएगा प्रतिधारित आय हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन व्यय पद्धति का एक भाग है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह मिश्रित आय हो जाएगा। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि शुद्ध निर्यात की गणना इस प्रकार की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा आयात निर्यात। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि समाज की प्राथमिक आर्थिक समस्या क्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो राइट बी हो जाएगा असमानता हो जाएगा। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि मिल्टन फ्रीडमैन एक है। तो यह दोस्तों एक अष्टयायी विचार है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि व्यक्तिगत व्यय योग है। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा वह व्यक्तिगत आय हो जाएगा। तो इसका आंसर राइट ए हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर वो हो जाएगा डी हो जाएगा मूल्य वर्धित विधि। अगला क्वेश्चन दिया गया कि खपत फलन उपभोग और उनके बीच के व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा निवेश कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि आय रोजगार ब्याज और धन सामान्य सिद्धांत किसके लिए लिखा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वह ये हो जाएगा एडम स्मिथ के द्वारा लिखा जाता है। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक बाजार अर्थव्यवस्था वो है जहाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संसाधनों का उपयोग में प्रबंधित किया जाता है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह इसमें से उत्पादन हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें से अगला क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से कौन सी आर्थिक समस्या का उत्पादन तकनीक से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर जो वो हो जाएगा सी हो जाएगा किसके लिए उत्पादन करना। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि श्रम आधारित तकनीक को चुना जाता है। तो दोस्तों तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा पूरी असिकोष अर्थव्यवस्था में। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो बी हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों। तो अगला क्वेश्चन में दिया गया कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यह्रास। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद एक प्रकार का देश में उत्पादित वस्तुओं सेवा का कुल मूल्य में कमी। तो इसका आंसर राइट सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन संभावना वक्र के नीचे और आकार का कारण है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा बढ़ता अवसर लागत है। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल निवेश का सही दर्शाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा सकल निवेश शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास के बीच का अंतर। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रोकिन्स प्रसिद्ध पुस्तक कब प्रकाशित किया गया। तो इसका आंसर राइट वो इसका आंसर बी हो जाएगा 1931 में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि महामंदी कब हुई थी। दोस्तों इसका आंसर जो वो हो जाएगा वो ए हो जाएगा 1929 से 30 हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह
राइट ए हो जाएगा। एडम स्मिथ को जाना जाता है। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि मध्यवर्ती वस्तुओं का अंतिम उत्पादन की गणना निम्न से शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उनका कोई मूल्य नहीं है, तो इसका आंसर राइट ए हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि मुद्रास्फीति है, तो दोस्तों इसका जो आंसर वो हो जाएगा सी हो जाएगा, उत्पादों की कीमत कम करता है। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया है मांग मुद्रास्फीति का कारण क्या था, दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया लागत बढ़ोतरी मुद्रास्फीति किसके कारण होता है, तो दोस्तों इसका जो आंसर वो हो जाएगा डी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुद्रित का वर्णन करता है, दोस्तों इसका जो आंसर वो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तकनीकी परिवर्तन और अर्थशास्त्र में कुछ उद्योगों के अप्रचलित होने के कारण परिणाम स्वरूप बेरोजगारी क्या कहलाती है, दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया बेरोजगार श्रम शक्ति का प्रतिशत क्या है, दोस्तों इसका जो आंसर वह हो जाएगा वह बेरोजगारी दर हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध है तो दोस्तों कीमत के समान स्तर से, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर वो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया कि एमएनपी का क्या मतलब है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जीएनपी मूल्यह्रास हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि पूर्ति पानी मांग सुबह पैदा करता है किसने कहा, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, सॉरी दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, जेबी से हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया एमपीसीएमपीएस क्या है, तो दोस्तों ये 1 के बराबर है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि किस के अनुसार आय निर्धारित की जाती है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ए बी दोनों, तो इसका आंसर सी हो जाएगा।